नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है द शिफ्ट, बदलाव। हम सब ध्यान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव हो, लेकिन वो बदलाव कैसे हो, उसके लिए ही आज ये सेशन है। सुबह मैंने ये सेशन आज पंजाबी में किया था और मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी नया टॉपिक लूंगी तो पीसीएस में जरूर शेयर करूंगी, तो इसीलिए आज मैं आपके सामने हूँ। 1 मिनट। हम सब चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, जीवन में रूपांतरण होना चाहिए। ध्यान भी करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, सज्जन सांगत्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे बदलाव होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा। तो उसी पे आज बात करेंगे। अगर हम पुराने ही तरह से सोचेंगे और चाहेंगे कि नए परिणाम हो तो कभी हो नहीं सकता। अगर हमें नए परिणाम चाहिए, अगर हम अपने जीवन को नए तरीके से देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। पुरानी सोच से नया कभी भी हो नहीं सकता। नई सोच से नया होगा तो हमें क्या करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, तभी रिजल्ट चेंज होंगे। अपने विचारों को बदलना है तभी रिजल्ट चेंज होंगे। नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, ये तो मेरा स्वभाव बन गया है, तो हम यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं बदलना है। तो हम कभी भी बदल नहीं सकते। हम ध्यान करते रहेंगे और बदलेंगे नहीं, क्योंकि हम ही मैसेज दे रहे हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो हम वैसे ही रहेंगे। तो कई बार हम ऐसी चीजें करते हैं कि बदलना चाहते हुए भी नहीं बदल सकते अपने आप को। तो वही आज हमें अवेयरनेस के साथ में खुद का निरीक्षण करना है कि कहाँ कहाँ हम गलत जाते हैं और फिर हम बदलते नहीं हैं, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। आज हम बात करेंगे इमोशनल बॉडी की। हमारे 5 शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी का ही पार्ट इमोशनल बॉडी है, और कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी और ब्लिसफुल बॉडी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हमें जो काम करना है वो अपने मनोमय कोश पर ही काम करना है। हमें ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि चक्र मेरे एनर्जी है या नहीं है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा खुला है, कुंडली जागी कि नहीं जागी, थर्ड आई ओपन हुई कि नहीं, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें जो काम करना है अपनी मेंटल बॉडी पे काम करना है। मेंटल बॉडी को 2 पार्ट में अगर हम देखें, एक है हमारे विचार, क्योंकि मन में विचार ही चलते रहते हैं, विचार हमारे कैसे हैं। दूसरा है हमारी भावनाएं कैसी है, इमोशंस कैसे हैं, जिसको इमोशनल बॉडी कहा जाता है। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। मेरे अंदर मेरी इमोशनल बॉडी में किस तरह की एनर्जी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका मेरे ऊपर फिजिकल बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। मैं स्वस्थ हूँ या बीमार हूँ, उसकी जड़ मेरी इमोशनल बॉडी में है। और ये जो हमारी इमोशनल बॉडी है, इस पर आसपास के लोगों की इमोशनल बॉडी का बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि ये मनोमय कोश के बिल्कुल साथ है। तो ये मनोमय कोश और ये जो भावनात्मक हमारा शरीर है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही तनावपूर्ण विचारों में है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हम अवेयर नहीं है, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आने लग जाती है और वैसे ही थॉट हमारे होने शुरू हो जाते हैं। कई बार हम बिल्कुल ठीक ठाक बैठे होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आता है, उससे बात करके हम भी नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी लो फ्रीक्वेंसी का हमारे ऊपर असर हो गया है। जैसे ही स्ट्रेस होता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है और फिर वो लो फ्रीक्वेंसी अंदर नेगेटिव थॉट्स को और जगाना शुरू कर देती है। तो हमें अपने मन को स्वच्छ रखना है, साफ करना है। मेंटल बॉडी और इमोशनल बॉडी एक दूसरे को फीड करती हैं, मतलब एक दूसरे को भोजन देती हैं। और हमारी मेंटल बॉडी अंडरवेट भी हो सकती है, ओवरवेट भी हो सकती है। यानी कि हमारी जो इमोशनल बॉडी है वो बहुत भारी हो सकती है या बहुत कमजोर हो सकती है, दुबली पतली भी हो सकती है। और अगर हमारी इमोशनल बॉडी ओवरवेट है तो हमारे शरीर पे मोटापा बहुत आ जाता है, और अगर हमारी इमोशनल बॉडी अंडरवेट है तो बहुत पतले हो जाते हैं।
और उल्टा भी होता है, कभी इमोशनल बॉडी जो है वो अपना आकार जब बदलती है तो उसका प्रभाव फिजिकल बॉडी पे होता है। पतले भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं, लेकिन उसका यही कारण है कि हमारी इमोशनल बॉडी हेल्दी नहीं है। कई बार वो बिल्कुल फिजिकल बॉडी के आकार जैसी ही होती है। हमें ये देखना है कि क्या मेरी इमोशनल बॉडी हेल्दी है कि नहीं है, क्योंकि अगर मेरी इमोशनल बॉडी हेल्दी नहीं है तो मेरी फिजिकल बॉडी हेल्दी रह ही नहीं सकती। अब ये टू वे प्रोसेस है कि हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, आपकी ऊर्जा का प्रभाव उस पर पड़ता है, उसकी ऊर्जा का प्रभाव आप पर पड़ता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा पिक्चर में देख रहे हो कि आप बहुत सेंसिटिव हो, बहुत भावनात्मक हो, और आप बहुत अच्छे मूड में, बहुत अच्छी एनर्जी में जा रहे हो, और रास्ते में आपको एक फ्रेंड मिल जाता है जो बहुत दुखी है, जिसकी इमोशनल बॉडी बहुत वीक है, जो भावनात्मक स्तर पर बहुत टूटा हुआ है अंदर से। वो आपसे मिलता है, आपको शेक हैंड करता है और अपनी स्टोरी बताता है कि आज मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब आप बहुत हेल्दी इमोशनल बॉडी के साथ चल रहे हो, लेकिन उसकी बातों में आप इतना बह जाते हो कि उसकी आपकी एनर्जी उसकी तरफ ट्रेवल करती है और उसकी एनर्जी आपकी तरफ ट्रेवल करती है। अब वो हेल्दी हो जाता है, उसे थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है, और आप जो उसके विचार, उसकी भावनाएं आप लेकर आप अनहेल्दी हो जाते हो। और अब आप दिन में जितने भी लोगों से मिलोगे, आपको अपनी कोई बात याद नहीं आएगी, आप उसी व्यक्ति के बारे में बात करोगे कि आज वो मिला था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आप उसकी स्टोरी सबको सुनाना शुरू करोगे, क्योंकि आप उसकी स्टोरी में बह गए। आपने उसके इमोशंस को, उसकी एनर्जी को पूरी तरह से ले लिया। अब जब आप ध्यान करोगे तो आपको पहले ये सब हटाना पड़ेगा। जब ये हटेगा तब आपका ध्यान लगेगा। इसलिए हमें जागते हुए ध्यान रखना है कि हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या उनका हमारे ऊपर प्रभाव तो ज्यादा नहीं पड़ रहा है? क्या हम उनकी स्टोरी में बह तो नहीं रहे? क्योंकि वो उनकी स्टोरी है, हमारी स्टोरी नहीं है। लेकिन अगर हम पर्सनली अटैच होकर उसमें बह जाते हैं तो हम उनकी एनर्जी को ले लेते हैं। हमें क्या करना है, अपने मन को खुला रखना है, कि जब हमारा मन बंद है तो उसमें कुछ भी नहीं जा सकता। और रिस्क लेने के लिए तैयार रहना है। मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कंफर्टेबल जोन में ही रहूंगा, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने आप को बदलूंगा भी नहीं, मैं तो कुछ करूंगा नहीं, तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। नए तरीके से चीजों को करना शुरू करो। क्या होगा, गलती हो जाएगी, गलती से सीख लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़ाओ। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो, और देखो दुनिया बहुत खूबसूरत है। मन को खुला रखो, हर चीज में वैल्यू देखो कि अगर ये व्यक्ति मुझे दुख भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, तो मुझे क्या सिखा रहा है? मैं इसके साथ आई क्यों हूँ इस धरती पर सीखने के लिए? क्या सीखने के लिए मेरा और इसका कमिटमेंट है, जो मैं नहीं सीख पा रही हूँ और बार बार ये सिचुएशन आ रही है? हर चीज में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करो। यहाँ एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं ध्यान प्रचार के लिए जाती थी। एक बार मुझे एक यंग लड़का मिला, और उसने मुझे कहा कि आपको लगता है कि ये चीजें बेकार की हैं, और आप उन चीजों को घर से बाहर फेंक देते हो, आप कबाड़ी को दे देते हो। लेकिन कबाड़ी की तो रोजी रोटी उन्हीं चीजों से चल रही है जिनको आप बेकार समझ रहे हो। उसकी तो रोजी रोटी उन्हीं से चल रही है। तो बेकार कुछ नहीं होता है, हमारा देखने का नजरिया बेकार हो जाता है। हमें जो चीज बेकार लग रही है, कबाड़ी को वो बेकार नहीं लगती, तो उसमें से भी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि हम हर जगह से कुछ अच्छा ढूंढें। हमारे साथ उल्टा होता है, हम अच्छी जगह से भी कुछ नेगेटिव ही ढूंढ कर आ जाते हैं। सब कुछ सही है लेकिन हम फिर भी कमी निकालते हैं। तो अपने दृष्टिकोण को सही रखो, हर चीज में वैल्यू देखना शुरू करो। बिलीव इन योर सेल्फ। ध्यान हमें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। धर्म हमें दूसरों पर भरोसा करना सिखाता है, लेकिन ध्यान हमें खुद पर भरोसा करना सिखाता है। एडजस्ट योर विजन। अपने विजन को एडजस्ट करो। दूरदृष्टि से देखो कि मैं जो ये कर रही हूँ, क्या
जब ये लौट कर मेरे पास आएगा तो मैं लेने के लिए तैयार। क्या मेरे किसी कर्म से किसी उससे किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है? हमेशा दूरदृष्टि से सोचो कि जो मैं कर रही हूँ कहीं कुछ नुकसान तो नहीं होगा इससे आने वाले समय में। तो सोच समझ कर कदम उठाओ। हमारा खुद का कर्तव्य है कि हम अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें, अपनी मेंटल बॉडी का ध्यान रखें, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का ध्यान रखें और अपनी इमोशनल बॉडी का ध्यान रखें। फिजिकल बॉडी के लिए अच्छी नींद और अच्छा भोजन, मेंटल बॉडी के लिए अच्छे विचार, इमोशनल बॉडी के लिए हेल्दी इमोशंस और स्पिरिचुअल बॉडी के लिए ध्यान। वैसे तो सारे बॉडीज के लिए ही ध्यान है। ध्यान कर लिया तो धीरे धीरे सब चीजें ठीक होने लगती हैं। और चारों के लिए हमें ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना है। और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता पिछड़ जाता है। हमेशा भविष्य में झांकने की कोशिश करो कि जो मैं कर रही हूँ इसका मेरे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, HMT वॉचेस थे, वो चाबी से घड़ी चलती थी। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि घड़ी सेल से भी चल सकती है। अपने आप को अपडेट नहीं किया। वहां दूसरे टाइटन जो कंपनी है उसने नया आविष्कार किया कि चाबी भरने की जरूरत नहीं, सेल से भी घड़ी चलती है। क्योंकि HMT ने उस आइडिया को अडॉप्ट ही नहीं किया तो पिछड़ गया मार्केट से। अमूल बटर, आज जिससे देखो अमूल बटर यूज करता है। क्यों? क्योंकि अमूल बटर ने ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, अपने आप को इतना अपडेट और अपग्रेड किया कि लोगों के दिमाग पर उसकी छाप हो गई। जब कोरोना के समय में सभी कंपनीज ने अपना बजट, एडवर्टीजमेंट बजट कम कर दिया था, तब अमूल ने अपना एडवर्टीजमेंट बजट बढ़ा दिया कई गुना। तो लोगों को बहुत हैरानी हुई। तो उनका जो हेड थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही करना है, ये समय सही है इन्वेस्ट करने का और इसका आने वाले समय में फायदा होगा। तो अमूल बटर टॉप पर ही रहा और टॉप पर है। कोडेक कैमरा, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया और मार्केट से नाम मिट गया। एम्बेसडर कार। इसी तरह अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को अपडेट नहीं करते, अपग्रेड नहीं करते, क्या रिसर्च हो रही है, क्या चल रहा है आध्यात्मिक जगत में, तो हम भी पिछड़ जाएंगे। और अगर हम भावनात्मक बोझ के नीचे दबे रहेंगे, आंखों पर भावनाओं की ही पट्टी बांधे रखेंगे, तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम देख ही नहीं पाएंगे फ्यूचर में हम हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि हम तो भावनाओं में बह गए हैं। इसलिए फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहकर अच्छी सोच रखनी है। घर में कोई गिर जाता है, किसी को चोट लगती है, हम फटाफट अपनी फर्स्ट एड किट निकालते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई फिजिकली बीमार है, किसी को फीवर है, बुखार है, जख्म हो गया कोई, तो हम उसका ध्यान रखते हैं। अगर वो कुछ गुस्से में कह भी दे तो हम कहते कोई बात नहीं, इसका मन ठीक नहीं है, ये बीमार है इसलिए इसने कह दिया, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानते। लेकिन जब लोग इमोशनली अनहेल्दी होते हैं, जो भावनात्मक स्तर पर बीमार हैं, और आजकल अधिकतर लोग भावनात्मक स्तर पर बीमार ही हैं, तो हम ये भूल ही जाते हैं कि ये तो बीमार है। तब हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं और इमोशनल सेटलमेंट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हर घर में माँ बाप बच्चों के साथ इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, पति पत्नी के साथ इमोशनली ब्लैकमेल करता है, पत्नी पति के साथ करती है। और भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि ये व्यक्ति अभी इमोशनली डिस्टर्ब है, बीमार है और इसको केयर की जरूरत है। तो इमोशनल फर्स्ट एड किट एक बुक लिखी है गोय विंची ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति इमोशनली हर्ट है, गिल्ट में है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है उसे, बहुत सारी चीजें उसके अंदर चलती रहती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये व्यक्ति इमोशनली बीमार है। ऊपर से हम अपनी एक्सपेक्टेशन उस पर थोप देते हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं। तो हर एक व्यक्ति इमोशनली अनहेल्दी है। हमें इमोशनली हेल्दी होना है ताकि हम दूसरों की बीमारी को समझकर उनकी केयर कर सकें। और इमोशनल फर्स्ट एड किट की जो दवाई है वो है लव एंड केयर। हमेशा अपनी फर्स्ट एड किट को तैयार, लव एंड केयर। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो
प्यार से देखभाल करते हुए उसे हैंडल करें। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो कि बच्चा है आपका, वो बहुत शैतान है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है और वो गिर जाता है। अब जब वो गिर गया तो हमारा पहला काम क्या है? उसको फर्स्ट एड देना। फिजिकल लेवल पे फर्स्ट एड देना अगर चोट लगी है, और इमोशनल लेवल पे भी फर्स्ट एड देना। लेकिन हम फिजिकल लेवल पे फर्स्ट एड देते हैं और इमोशनल लेवल पे हम बहुत बातें सुनाते हैं उस समय। आप कभी भी नोट करके देखना, मुझे पता था तू गिरेगा, मैं तो कब से देख रही थी, मैं समझा रही थी, तू समझता नहीं है। एक तो बच्चे को हर्ट हुआ है, ऊपर से हम उसे बातें सुना रहे हैं, तो वो बच्चे को लगता है मुझे कितनी भी तकलीफ हो मैं इनको तो आगे से बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बातें सुनाते हैं। अब मान लो कि एक बच्चा, किसी दोस्त के साथ उसका झगड़ा हुआ, हाथापाई भी हो गई है और उसको चोट लगी है, वो घर आ गया और उसने आपको बताया कि मेरी झगड़ा हो गया, मुझे चोट लगी है। आपने दवाई तो लगाई, लेकिन आपने उससे बहुत बातें सुनाई कि तू हर किसी के साथ लड़ता है, मुझे पता है तेरा स्वभाव ही ऐसा है, तू गुस्सा करता है, मैंने तेरे को कितना समझाया, तू समझता नहीं है, ये तो होना ही था। अब वो बच्चा पहले ही इमोशनली हर्ट है कि उसके फ्रेंड के साथ में उसका रिलेशन खराब हुआ है, ऊपर से हमने और आग में घी डाल दिया, तो हमने और उसे हर्ट कर दिया। हम ये भूल ही जाते हैं कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने है इमोशनली हर्ट हुआ है, बीमार है, इसकी मुझे कैसे केयर करनी है। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी, समझना समझाना बाद में हो जाएगा। अभी क्या करना है? अभी प्यार से देखभाल करनी है। और मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैंने ये सब चीजें प्रेजेंटेशन में ऐड करनी शुरू की। मेरा भतीजा आया, बहुत गुस्से वाला है, छोटा था और हर किसी से झगड़ा करके आ जाता था। एक दिन उसने झगड़ा किया और उसके किसी दोस्त ने उसे बहुत मारा और उसके चेहरे पर पूरे नखूनों के निशान थे। वो रोता हुआ घर आया, क्योंकि अब नखून नेल्स लगे थे तो जलन हो रही थी उसे। उसकी मम्मी ने उसे बहुत बातें सुनाई, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, तू सुनता नहीं है, तू समझता नहीं है। फिर वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा देखो कितना समझाया था, समझता नहीं। तो वो उसी समय रोते हुए भाग गया कि आप लोगों से तो बात करनी ही बेकार है, आप हमेशा मेरी ही गलती निकालते हो, मुझे इतना उसने मारा तो भी आप मेरी गलती निकाल रहे हो, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। उसने रूम बंद कर लिया, बहुत मुश्किल से मैंने उसका रूम खुलवाया उसे, तभी मुझे ये बात याद आ गई, मैंने कितना गलत किया। मैंने फिर उसे अपने रूम में लेके आई, उसका वो नेल्स जहां जहां लगे थे वहां पे उसको क्रीम लगाई, प्यार किया बहुत, समझाया। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है दोस्तों में, इतना बुरा मानने की कोई बात नहीं है। और जब उसको मैंने प्यार से समझाया, थोड़ी देर अपने पास बिठाया, गले लगाया, एक दो स्टोरी सुनाई, तो उसका मुंह ठीक हो गया। और फिर बाद में वो खुद ही कहने लगा कि गलती तो मेरी थी, पहले मैंने मारा था थप्पड़, तो उसने मुझे मारा। तो ये छोटी छोटी बातें इतनी ध्यान रखने वाली हैं कि हमको बस बरस ही पड़ते हैं, हम तैयार ही होते हैं बरसने के लिए। ये भूल ही जाते हैं कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि हमारी खुद की इमोशनल बॉडी अनहेल्दी है, इसलिए हमें दूसरे के भावनाओं की समझ ही नहीं आती। तो हमेशा अपनी फर्स्ट एड किट तैयार रखें, लव एंड केयर की। एकोमोडेट, एक्नॉलेज, अप्रिशिएट, सबको दिल में जगह दें। हर एक व्यक्ति की अच्छाई को एक्नॉलेज करें। हम हमेशा दूसरों को उसकी बुराइयां दिखाते रहते हैं और अच्छाइयों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता। हर एक व्यक्ति में जो अच्छाई है उसे एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तुम्हारे में बहुत कैलिबर है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। हमें अप्रिशिएट करना आता ही नहीं है। हम बाहर के किसी व्यक्ति को थैंक यू कह सकते हैं किसी काम के लिए, लेकिन घर में हम किसी को थैंक यू कहते ही नहीं। हमें लगता है कि इसमें क्या थैंक यू कहना है, मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी का तो काम है खाना बनाना, इसमें क्या थैंक यू कहना है, उसका तो काम है कपड़े धो के प्रेस करके रखना। बच्चे को अगर मैंने कुछ कहा कि मेरे लिए ये कर दो या ये सामान उठा के इधर से उधर रख दो, तो इसमें क्या थैंक यू कहना, बच्चे हैं तो काम करेंगे ही। हम ये भूल ही जाते हैं कि अप्रिशिएट करने से हमारी और सामने वाले की एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। मुझे भी नहीं आता था अप्रिशिएट करना। एक बार मैं पत्री सर के साथ ट्रेवल कर रही थी और पत्री सर ने मुझे स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन दी। मैंने सर को कहा कि मैं हर महीने वेट करती हूँ कि ये मैगजीन कब आएगी, क्योंकि इसमें मुझे इतनी एनर्जी फील होती है और इतने नए नए टॉपिक और नई नई रिसर्च पता चलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब तक मैं पूरी पढ़ नहीं लेती हूँ मैं छोड़ती नहीं हूँ।
तो मैंने वो मैगजीन पढ़ी और सर ने मुझे कहा कि ये जो अप्रिशिएट कर रहे हो ना आप मैगजीन के लिए, इसके हकदार एडिटर हैं, मैं नहीं हूँ। उसी टाइम साथ में जो मास्टर थे उनको बोला स्पिरिचुअल इंडिया के जो एडिटर हैं वेणु जी, उनको फोन मिलाओ, मैडम की बात कराओ। मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसमें मैं क्या बात करूं। लेकिन सर ने बोला जो आपने मुझे कहा वो उनको कहो। तब मैंने उनको कहा कि आप बहुत अच्छे आर्टिकल देते हो, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, नॉलेज अपडेट होती है, हमारी एनर्जी फील होती है। तो उन्होंने कहा मैडम आप ऐसा कह रहे हो तो उससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि ऐसा पॉजिटिव फीडबैक आप देते रहा करो और जहाँ सुधार की जरूरत है वो भी बताया करो। बहुत अच्छा लगा आज आपने ये बात कही। तब मुझे पता चला कि अप्रिशिएट करने से हमारी खुद की एनर्जी कितनी बढ़ती है और सामने वाले की एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। और छोटी छोटी चीजों में हम खुशियां ढूंढते ही नहीं, हम बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि खुशियां छोटी छोटी चीजों में है। जिंदगी छोटी छोटी चीजों का जोड़ है। हर दिन अपनी फैमिली को डोज दें। किस चीज की डोज देनी है? डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। डोपामाइन, डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो एक्नॉलेजमेंट, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, अरे तुमने कर दिखाया, तुम जीत गए, तो उसके अंदर ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं कि मैं और अच्छा काम करूं। ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन बोलते हैं, ये फेविकोल का जोड़ है। जब हम प्यार से अपने किसी बच्चे को, किसी फैमिली मेंबर को टच करते हैं, हग करते हैं, तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। उसके अंदर वो भाव आता है कि यस, मेरी कोई परवाह करता है, मेरी कोई कदर करता है, मुझसे कोई प्यार करता है। और उस समय हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, जो आज डॉक्टर कहते हैं कि एंटीबॉडीज बननी जरूरी है। सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज तब बनती हैं हमारे अंदर जब हम लव वाइब्रेशन में होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन की डोज दें अपनी फैमिली को, प्रेम से रहें, प्रेम करें सबसे। सेरोटोनिन, ये लाफ्टर है, हार्मोन है। जब हम कोई कॉमिक सीरियल देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं एक दूसरे को और कुल खिलाकर हंसते हैं, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन जो हार्मोन है, ये दर्द को कम करता है। तो अपनी फैमिली को और खुद को हर दिन ये डोज दें, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहे। और हमेशा चेक करें कि मेरा इमोशनल एनर्जी मीटर क्या कह रहा है। मैं शेम, गिल्ट, एप्थी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड की इमोशंस में हूँ, तो मेरा एनर्जी लेवल कितना लो है, वो पॉइंट्स आप देख ही रहे हो। और अगर मैं जॉय, लव, पीस, एक्सेप्टेंस, विलिंगनेस, एनलाइटनमेंट वाली भावनाओं में हूँ, तो मेरा एनर्जी लेवल कितना हाई है। और अगर मेरा एनर्जी लेवल लो है, तो मैं किसी की क्या मदद करूंगी, मैं तो अपनी मदद नहीं कर सकती। अगर मेरा एनर्जी लेवल हाई है, तो मैं अपने लिए तो अच्छा कर ही रही हूँ, मैं दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकती हूँ। तो हमेशा देखिए कि आपकी चेतना किस स्तर पर है इस समय। हाई वाइब्रेशन में है, लो वाइब्रेशन में है, हाई फ्रीक्वेंसी में है या लो वाइब्रेशन में है। जितनी जल्दी हो सके लो फ्रीक्वेंसी इमोशन को चेंज करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बुक पढ़ें, कोई सीरियल देखें अच्छा सा। ये क्या उसको बोलते हैं, CID वाला सीरियल नहीं, खून खराबे वाला नहीं, हंसी मजाक वाला, कपिल शर्मा देखें, ताकि आपका जल्दी से मूड चेंज हो जाए। शॉपिंग करने जाए, ध्यान वहां से हटा लें। और जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, उनमें अपनी एनर्जी ना डालें। कुछ लोगों का काम ही होता है रोते रहना, वो आपका दिमाग चाटते ही रहते हैं। और घर के ही लोग होते हैं तो आप उनसे भाग भी नहीं सकते हो, तो क्या करना। ऐसे टॉक्सिक रिलेशन हमारे पास होते हैं जिनसे हम बच भी नहीं सकते, वो कुछ सुनाते ही रहेंगे, आप ना चाहते हुए भी ड्रेन हो जाते हो। तो हमें क्या करना है, जो लोग हमें इमोशनली इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं, हमारी एनर्जी को सक करते हैं, तो एक ऑप्शन आता है हमारे मेल में कि अनवांटेड मेल्स जो आ रही होती है ना, एडवर्टीजमेंट की, प्रमोशन की, तो हम उनको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो फिर दोबारा वो मेल नहीं आती। तो ऐसे रिलेशंस को अनसब्सक्राइब करना है, मतलब अंदर से उनसे अटैच नहीं होना ज्यादा। अब आप आध्यात्मिक विज्ञान को समझ रहे हो, आपको सोल एज का पता चला, सोल लेवल का पता चला, आत्मा की यात्रा है, तो आपको बस समझ आना है कि अभी आत्मा की यात्रा के ये जिस पड़ाव पर है, मैं इनको कितना भी समझाऊं ये समझ नहीं सकते, तो मुझे अपने आप को बचाकर चलना है। इन्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अगर वो ध्यान में नहीं आ रहे, वो शाकाहारी नहीं बन रहे,
तो आप अपने आप को बचा के चलो, उनके ऊपर अपनी एनर्जी मत डालो। समय आएगा वो आत्मा अपने आप सीख जाएगी। तो ऐसे एनर्जी सक्कर जो रिलेशन है उनसे अंदर से दूरी बना के रखो, ऊपर से तो नहीं कर सकते। और जब आप उन्हें खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, अच्छी वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन में उनको दें, ताकि धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आए। तो हम किस तरह से देते हैं? अरे ये तो बदलते ही नहीं है, ये तो बदलेंगे ही नहीं, ये तो सुधरेंगे ही नहीं। तो कैसे सुधरेंगे? हमारी वाइब्रेशन ही सही नहीं है। हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। आपका इमोशनल एनर्जी स्केल क्या है? अगर आप खुद बहुत ज्यादा पेन में हो तो आपकी तो बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है, तो आप किसी की क्या मदद करोगे? जितनी ज्यादा पेन है उतना बैटरी ड्रेन है, और जितने आप खुश रहते हो उतना आपका बैटरी फुल्ली चार्ज है। तो हमेशा चेक करें मेरा इमोशनल स्केल क्या है, क्योंकि अगर मेरी ही बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो मैं किसी की क्या मदद कर सकती हूँ? अगर मेरी बैटरी चार्ज है तभी किसी की मदद कर सकती हूँ। तो हमेशा चेक करते रहें। लो फ्रीक्वेंसी इमोशन से हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन में जल्दी से जल्दी शिफ्ट करते रहें, यही है शिफ्ट। ओल्ड थिंकिंग पैटर्न से न्यू थिंकिंग पैटर्न में आते रहें, यही है शिफ्ट। क्या हम तैयार हैं इस शिफ्ट के लिए? ऑल द बेस्ट। थैंक यू।